हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। वैसे तो अगस्त में 15 अगस्त ही सबसे बड़ा इवेंट है, लेकिन 2 साल पहले 5 अगस्त को अचानक भारत की केंद्र सरकार ने कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस और ऑटोनॉमी कही जाने वाला आर्टिकल 370 को ऑलमोस्ट एब्रोगेट कर दिया। मैं शब्द एब्रोगेट से जरा घबरा रहा हूं क्योंकि 370 संविधान में आज भी है, लेकिन उसके अंदर से सारा मवाद और पावर्स कश्मीर की ऑटोनॉमी निकाल कर फेंक दी गई। एक नारा था, एक देश और 2 विधान, ये कैसा अन्याय है। गो के देश के कई राज्यों को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, लेकिन 371 को कोई पढ़ना नहीं चाहता। गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश से लेकर आसाम और नॉर्थ ईस्ट की कई स्टेट्स और महाराष्ट्र, उन सबको क्या क्या स्पेशल स्टेटस मिला है वो दिया हुआ है। क्या हम इस 371 को भी पूरी तरह समाप्त करने वाले हैं, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं। लेकिन बीजेपी को इस मामले में बुरा नहीं कहा जा सकता। उनकी कंसिस्टेंट पोजीशन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जमाने से रही है कि 370 जो है, इसके लिए देश के संविधान में कोई जगह होनी नहीं चाहिए। इसलिए जब उनको 2019 में बहुत बड़ा बहुमत देश ने दिया तो वो विद इन देयर राइट थे। जो उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था उसको इंप्लीमेंट कर दें। क्या वो प्रॉमिस संविधान की मर्यादाओं और कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट्स और वो वादे जो हमारे संविधान निर्माताओं ने कश्मीर के लोगों से किए थे, उनके विरुद्ध गया? यह प्रश्न तो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए। पूरे कोविड के दौरान अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट काम करती रही, टेलीफोन पर हियरिंग होती रही। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इतने बड़े संवैधानिक मुद्दे को 2 साल में तय कर देना चाहिए था, ताकि देश में इस कंट्रोवर्सी का दी एंड हो जाता। बहरहाल, मसला यह है कि 2 साल बाद कश्मीर को क्या प्रॉस्पेरिटी मिल गई? क्या डेवलपमेंट की वो नई एरा और नई सुबह जिसका वादा था वो पूरी हो गई? मैं समझता हूं इस पर कुछ एनालिसिस आनी चाहिए। कश्मीर की सरकार ने एक बुकलेट तो जारी की है 76 पेज की, जम्मू एंड कश्मीर मार्च टू न्यू एरा, लेकिन उसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं, जिन बातों को कहा गया कि ये फेस्टिवल हुआ और वो फेस्टिवल हुआ, वो किसी संविधान जानने वाले को शायद ही इंप्रेस करे। 370 की हेडिंग में टेम्परेरी शब्द जरूर था, लेकिन जब यह प्रश्न उठा कि क्या आप 370 के तहत कोई ऑर्डर राष्ट्रपति नहीं इशू कर सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 370 परमानेंट है और उसके तहत राष्ट्रपति कोई भी ऑर्डर इशू कर सकते। यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि जिस 370 को बुरा भला कहा जाता था, जिसके इस्तेमाल पर क्वेश्चंस थे, उस 370 का ही इस्तेमाल कर 370 को खत्म किया गया। असली इंटेंशन तो वाकई इसको टेम्परेरी रखने का था। टेम्परेरी इसलिए रखा जा रहा था क्योंकि यह कहा जा रहा था कि यह जो एग्रीमेंट हो रहा है
राजा हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला और कश्मीर के नेताओं के बीच और भारत की संविधान सभा के बीच, ये टेम्परेरी है, क्योंकि असली फैसला इस पर जम्मू एंड कश्मीर की संविधान सभा को करना है। यह बात बहुत कम लोग बताते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की संविधान सभा ने यह फैसला कर दिया और 370 में जो रिलेशनशिप केंद्र की जम्मू एंड कश्मीर से डिफाइन की गई थी उसको परमानेंट कर दिया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके तहत आज भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स इशू हो सकते हैं। यह जम्मू एंड कश्मीर का संविधान है जिसने यह बात कही कि अब कश्मीर का भारत के साथ इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया और इस प्रावधान को किसी अमेंडमेंट से, संशोधन से समाप्त नहीं किया जा सकता। कश्मीर की संविधान सभा डिसॉल्व कर दी गई, खत्म हो गई। वो बात, कहानी अब खत्म हो चुकी है। यह अलग बात है कि अगर एक एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पढ़ा जाएगा जो हमने 70 सालों में इशू किया, और जाहिर है कि उसमें ज्यादातर साल तक बीजेपी की सरकार नहीं थी तो उनको ब्लेम देना सही नहीं होगा। हर ऑर्डर से हमने 370 की जो ऑटोनॉमी की स्पिरिट थी उसको डाइल्यूट किया, और उस डाइल्यूशन की तरफ इशारा करते हुए गुलजारी लाल नंदा जो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि ये 370 तो एक टनल है, बहुत ट्रैफिक इससे जा चुका और बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि ये 370 के तहत भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान को संशोधित कर दिया जाता था। कहा गया कि 35A में कोई अमेंडमेंट पास नहीं हुआ और राष्ट्रपति के ऑर्डर से यह हो गया। अभी भी जो 5 अगस्त को हुआ था वो राष्ट्रपति के ऑर्डर से ही हुआ था। यकीनन ये बहुत बड़ी पावर केंद्र को दी थी 370 ने कि संविधान के किसी भी प्रावधान को कश्मीर पर लागू करते वक्त मॉडिफाई किया जा सकता था। मैंने अपने हिंदू के आर्टिकल में लिखा था, जब कश्मीर में एक मातम का माहौल था, एक खामोशी थी कि काहे का गम मनाया जा रहा है। 370 वास्तव में जब मैं देखता हूं एक संविधान के स्टूडेंट की हैसियत से, केंद्र की स्पेशल पावर थी, जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस नहीं था। केंद्र की वो स्पेशल पावर समाप्त हुई 5 अगस्त को, इसीलिए उसे समाप्त करके कश्मीर को स्पेशल स्टेटस के बाद एक ऑर्डिनरी स्टेट यूपी और बिहार की तरह भी न रहने दिया और उससे भी नीचे करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, क्योंकि अगर वो यूनियन टेरिटरी ना बनती तो कश्मीर की शक्तियां बढ़ जाती। वादा तो था कि जल्द यूनियन टेरिटरी वाला मामला खत्म होकर उसे दोबारा स्टेट बनाया जाएगा, लेकिन कुछ प्रोग्रेस खास नजर नहीं आती। कितने जॉब्स मिले 2 साल में, कितनी इंडस्ट्रीज बाहर वालों ने जाके कश्मीर में सेटअप की, कितना ह्यूज पैकेज मिला, यह बात इतनी समझ में नहीं आई। कहा गया 50 कॉलेजेस बने, 20,000 नई सीट्स बनी। मैं तारीफ करता हूं अगर ऐसा वाकई में हुआ है। राज्य सरकार ने तो क्लेम किया है, लेकिन अब जॉब्स के लिए कश्मीरी अगर पूरे देश से कंपीट करेंगे तो क्या जम्मू वालों का फायदा हो गया? आज जम्मू के लोगों को एहसास हो रहा है कि जिस 35A का वो विरोध करते थे, वास्तव में तो वो उनका अधिकार था।
कितनी गुडविल लोगों की हमने पाई। 1.5 साल तक इंटरनेट की अच्छी स्पीड से लोगों को डिप्राइव किया। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि राइट टू इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है। मास डिटेंशन हुआ, आम लोगों के भी और राजनेताओं के भी। बाद में उन्हीं राजनेताओं को बुलाया प्रधानमंत्री जी ने, बहुत अच्छा किया, एक डायलॉग शुरू किया, लेकिन डायलॉग आगे बढ़ता नहीं दिख रहा। न डिलिमिटेशन पर उनकी डिमांड मानी जा रही है, न असेंबली इलेक्शन पहले कराने पर डिमांड मानी जा रही है। इसलिए अब फिर से एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन सेट इन हो रहा है। मैं समझता हूं कि अगर ओरिजिनल नारा यही था कि एक देश एक विधान, तो डिलिमिटेशन पर 2 विधान क्यों लाए जा रहे हैं? पूरे देश में डिलिमिटेशन का काम 2021 और अब कोविड की वजह से शायद 22 में, जब जनसंख्या की गणना होगी उसके बाद होगा। कश्मीर में डिलिमिटेशन पहले क्यों हो रहा है? यह एक देश और एक विधान के नारे के विरुद्ध है। अब एक नया सर्कुलर आया है कि अगर किसी ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया तो फिर उसको नौकरी नहीं मिलेगी, सीआईडी उसकी इंक्वायरी करेगी, डिजिटल एविडेंस इकट्ठी की जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में देश के हाईएस्ट लेवल से कहा गया उन लोगों से जो अलगाववादी थे, आओ मेन स्ट्रीम में शामिल हो जाओ। अगर हमें वाकई कश्मीर में गुडविल क्रिएट करनी है तो प्रोटेस्ट करना तो मौलिक अधिकार है, लेकिन पत्थर फेंकना मौलिक अधिकार नहीं है। जिन्होंने पत्थर फेंके उनके लिए जो भी कानून की व्यवस्था है, लॉ के तहत प्रोसीडिंग होनी चाहिए। 2008 से 2017 तक 20,000 कहे जा रहे हैं प्रोटेस्टर्स। 2008-10 में बुरहान वानी के मरने के बाद बहुत लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हुए। मुझे एहसास है कि देश का कानून पासपोर्ट देते समय कुछ ग्राउंड्स पर पासपोर्ट देना मना कर सकता है। पासपोर्ट एक्ट 1967 का है, सेक्शन 6 क्लॉज 2 में दिया है कि अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं जो देश की सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी के विरुद्ध है, जो डेट्रीमेंटल है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के, या 5 सालों में आपका किसी क्रिमिनल कोर्ट में कन्विक्शन हुआ है, तो आपको पासपोर्ट डिनाई किया जा सकता है। अगर आपको इसे चैलेंज करना है पासपोर्ट अथॉरिटी को, तो आप अदालत जाएं। आपको मालूम है मेनका गांधी का जो बहुत बड़ा केस हुआ वो इसी पर हुआ कि पासपोर्ट की जो अथॉरिटी थी उसका इस्तेमाल किया गया, और फिर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि राइट टू लाइफ जो है उसमें आपको हर लॉ जो बनाएंगे वो आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। इतना बड़ा जूरिस्प्रूडेंस जो क्रिएट हुआ वो राइट टू ट्रेवल अब्रॉड और पासपोर्ट एक्ट के तहत कंट्रोवर्सी जो हुई थी उससे शुरू हुआ। अब यह कहा जा रहा है कि साहब बड़ा 2 साल का अचीवमेंट यह है कि कई लाख लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे दिए गए। 55,931 वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो आए थे उन्हें सर्टिफिकेट मिल गए। 2,754 वाल्मीकिस को मिल गए। 789 गोरखास को मिल गए। बड़ी अच्छी बात है, मुबारकबाद की मुस्तहिक है जम्मू एंड कश्मीर की सरकार। लेकिन जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट की वैल्यू खत्म हो गई, 35A खत्म होने के बाद जब जॉब्स में प्रेफरेंस नहीं, तो फिर उस सर्टिफिकेट की कितनी वैल्यू रह गई, ये मेरी समझ से बाहर है। एक बात पे मुझे एतराज है, जम्मू एंड कश्मीर लैंडेड स्टेट एबॉलिशन एक्ट 1950, शेख अब्दुल्ला का लाया हुआ यह कानून
एक प्रोग्रेसिव कानून था, गरीबों के लिए था, लैंडलेस पीजेंट्स के लिए था। इस कानून के खत्म होने को अगर अचीवमेंट माना जा रहा है तो इसका मतलब पूरा जमींदारी एबॉलिशन मूवमेंट और लैंड रिफॉर्म बेकार की चीज था। कैपिटलिस्ट के लिए तो यकीनन बेकार था, फ्यूडल लॉर्ड्स के लिए तो यकीनन बेकार था। जितने केसेस हुए हैं देश में बड़े बड़े, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, ये सब लैंड एक्विजिशन को लेके हुए हैं। कितना कंपनसेशन दिया जाएगा इस पर हुए हैं। सबसे लिबरल और सबसे प्रोग्रेसिव और सबसे प्रो पुअर लॉ जम्मू एंड कश्मीर का था 1950 का, जिसने 79,000, फिर से सुन लीजिए, 79,000 लैंडलेस पीजेंट्स को प्रोप्राइटी राइट दे दिया लैंड में। उस कानून को खत्म कर कर हम कह रहे हैं हमने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। जिनको नहीं मालूम ये क्या कानून था वो शायद इससे इंप्रेस होते हों। यह भी कहा गया 890 सेंट्रल लॉज कश्मीर में एप्लीकेबल कर दिए गए, 130 स्टेट लॉज रिपील कर दिए गए। क्या अलग अलग कानून होना देश के संविधान के विरुद्ध है? तो सबसे पहले 7th शेड्यूल को डिलीट कर दिया जाए। देश का कानून यह कहता है कि कुछ आइटम्स पे पार्लियामेंट कानून बनाएगी और कुछ आइटम्स पे देश की राज्य सरकारें कानून बनाएंगी। तो ये एक देश दो विधान का नारा संविधान के विरुद्ध है, क्योंकि संविधान की जो स्कीम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की, उसमें केंद्र का लॉ अलग हो सकता है, राज्य अलग लॉ बनाएगी। मैं चाहता हूं मेरे दर्शकों को पता चले, अरे लॉ की बात करते हैं, अमेरिका कितना मजबूत देश है, उनके यहां तो हर राज्य का संविधान भी अलग है, कानून भी अलग, संविधान भी अलग, सिटीजनशिप भी डुअल सिटीजनशिप है। देश की मजबूती एक कानून और दो कानून से नहीं होती। 76 पेज की बुकलेट में कहा गया कि टूरिज्म बहुत हाईएस्ट पे पहुंच गया नवंबर 2020 से अप्रैल 2021। अगर ऐसा है तो बड़ी तारीफ की बात है। कोविड के दौरान इतना ज्यादा टूरिज्म और टूरिस्ट कश्मीर गए, ये एक बड़ी स्वागत योग्य बात है। बताया गया कि 6 लाख यूथ ने यूथ स्पोर्ट एक्टिविटीज में हिस्सा लिया, बहुत तारीफ की बात है। लेकिन क्या यह 370 अगर होता तो नहीं हो सकता था? मैं समझता हूं कि आज जो चेंजेस हुए हैं 370 से, वो चेंजेस नहीं हैं जिनसे कहा जाए कि एक बहुत बड़ा रिमार्केबल ब्रेक फ्रॉम द पास्ट हुआ और प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट का एक नई सुबह हो गई। देश के आधा दर्जन से ज्यादा राज्य ऐसे हैं जहां बाहर वाले जमीन नहीं खरीद सकते, तो फिर कश्मीर में ये जमीन खरीदने के लॉ को कैसे बड़ा अचीवमेंट माना जाए? कश्मीर के लोगों को उनकी ज्योग्राफी के वजह से, जैसा देश के कई और राज्यों में है, गुजरात तक में बाहर वाले लोग जमीन नहीं खरीद सकते, वो अधिकार दिया गया था। कहा जा रहा है कि साहब डोमिसाइल स्टेटस बहुत लोगों को दे दिया गया। जो कश्मीरी औरतों के स्पाउसेस थे, 15 साल से वहां रह रहे थे, 7 साल से स्टूडेंट थे, 10th या 12th किया था और उनके बच्चों को, अच्छी बात है। लेकिन क्या अब उस डोमिसाइल सर्टिफिकेट की वही वैल्यू रह गई जब 35A था? आंसर है नो। मैं ये समझता हूं कि अब समय आ गया है कि जो प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी शुरुआत की, गुपकर अलायंस के लोगों से मिलके, जिन नेताओं को हमारे टीवी चैनल्स ने डिस्क्रेडिट किया था,
जिनको महीनों हमने जेलों में रखा। पॉलिटिकल डायलॉग जरूर होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट जिसका मुझे इंतजार था, जिसके बेसिस पे मैं कहता कि 370 के जाने से यह एक बहुत अच्छी चीज हुई, अगर हजारों की संख्या में कश्मीरी पंडितों का वापस कश्मीर में पहुंचना होता तो आज मैं सलाम करता 370 के एब्रोगेशन को। यह नहीं हुआ। कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला जाना, जिस तरीके का एक डर और खौफ उनमें बैठा, वो बड़े दुख की बात है। मैं उस प्रॉब्लम को स्टडी कर रहा हूं। कश्मीरी पंडित्स के इशू पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर मेरे दर्शक उस पर कुछ मुझे भेजना चाहते हैं, आर्टिकल्स या मटेरियल या फैक्ट्स एंड फिगर्स भेज सकते हैं। अफसोस हुआ यह सुन के कि केंद्र की एक मंत्री ने यह कहा कि कश्मीरी पंडित को ब्लेम किया जाए, दे आर टू बी ब्लेम्ड फॉर नॉट रिटर्निंग टू कश्मीर। पूरी सियासत कश्मीरी पंडितों पे की गई और आज उन्हीं कश्मीरी पंडितों को ब्लेम किया जा रहा है कि ये वापस क्यों नहीं लौटे। मैं समझता हूं कि ये टेस्ट 2 साल में तो कम से कम पूरा नहीं हुआ। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। लॉ को जानना भी जरूरी है और किसी लॉ के बनने से क्या इंपैक्ट होता है या समाप्त करने से क्या इंपैक्ट हुआ, यह जानना भी लीगल अवेयरनेस में कवर्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।